नमस्कार रिजू जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, अपने दर्शकों को नमस्कार। बता दूं कि आज पहली बार मेरे चैनल पर तृणमूल के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रिज्जू दत्ता जी आए हैं। बहुत सारी बातें हैं जो उनसे समझनी है कि तृणमूल कांग्रेस में होता क्या था। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ममता दीदी तो बुरी तरह से फंस गई हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले जो एक धरना दिया था उसमें उस्मान हादी की मौत हत्या के मामले को गृह मंत्री अमित शाह के साथ जोड़ दिया था, उनका नाम उसमें घसीट लिया था। उस पर तो उनके खिलाफ अब FIR दर्ज हो गई है। देखिए, बात ये है ना कि आप अगर ऐसे भाषण देंगे, जिसका देश के सुरक्षा के साथ संबंध हो या जहां पर आपने देश के गृह मंत्री का नाम ले लिया हो, अगर उसके उसके लिए आपके पास प्रमाण नहीं है, तो जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए वही हो रहा है, उसमें और क्या कह सकते हैं। मैं ये मानता हूं, ये 2026 के इलेक्शन के बाद मैंने ये सीखा है कि भड़काऊ भाषण और बिना प्रमाण के कोई भी भाषण का मोल बहुत ज्यादा होता है, मोल चुकाना पड़ता है। आपने काफी कुछ अनुभव कर लिया है 4 मई से लेकर 4 जून के बीच, 1 महीने में ही। लेकिन हम्म। ममता बनर्जी के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जैसे उनकी पार्टी जो है जिसमें 2 फाड़ हो ही गए हैं, 60 विधायक एक तरफ है, 20 शायद एक तरफ है, वो भी कितने दिन तक ममता बनर्जी के साथ रहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो जो हाल ममता दीदी का हो गया जिन्होंने की पार्टी बनाई थी, उसको इस वक्त आप कैसे देखते हैं, वो भी तब जब पिछले 15 साल से आप भी उसी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। देखिए, 2 गुट जरूर हुआ है, बट अगर आप देखेंगे अभी जो बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय, वो भी बोल रहे हैं कि हमारा लीडर ममता बनर्जी है। और जो 58 विधायकों ने साइन करके अपना नेता प्रतिपक्ष चुना है, वो भी बोल रहे हैं मेरा हमारा लीडर ममता बनर्जी है, क्योंकि वो तो तृणमूल के टिकट से ही जीते हैं ना। तो और टेक्निकली ये सही भी है। उनका गुस्सा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, क्योंकि जब ममता दीदी के घर पे सारे जीते हुए विधायकों का बैठक हुआ था नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए, कुछ लोग वहां पर थे, कुछ लोग वहां पर नहीं थे। कुछ लोगों ने सम्मति दिया जो ममता दीदी का चुना हुआ नेता प्रतिपक्ष था, कुछ लोगों ने सम्मति नहीं दी। पर अभिषेक बनर्जी जी ने क्या किया, जिन्होंने सम्मति दी नहीं दी, वही हाई हैंडेड नेचर, वही अहंकार, वही एटीट्यूड, उन्होंने एक चिट्ठी भेज दिया विधानसभा के स्पीकर को, जहां पर अभी पता चल रहा है कि कई विधायकों के फर्जी साइन किए गए थे, जिसके ऊपर अभी CID की कार्रवाई चल रही है। तो उसके खिलाफ, ये बॉस एटीट्यूड के खिलाफ, ये अहंकार के खिलाफ जो लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने अपना एक गुट बनाया जो अभी तो 58 से 60 हुआ है, और मेरे को जितना खबर है और 5, 6, 7 जन जुड़ रहे हैं आज ही शायद। तो ये तो लिस्ट लंबी हो रही है। तो वो सब एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें ममता जी से कोई बैर नहीं है, ममता जी ही पार्टी के लीडर हैं और हमारे लीडर है, वो हमको एडवाइस जैसे देंगे हम पार्टी वैसे ही विधानसभा में चलाएंगे, बट हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानेंगे, सीधी बात। लेकिन ममता बनर्जी को तो वो ये कह रहे हैं ना कि वो हमारी चीफ एडवाइजर बन जाए। ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमारी कर्ता धर्ता वही बन जाए, जो वो कहेंगे हम वहीं पे हाथ रख देंगे। बहुत सारे नेता, मैं तो ये कहती हूँ कि 17 मुस्लिम विधायक भी इनके साथ आ गए हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि ममता के राज में तो सारे डिसीजन और नाम थोपे जाते थे, हमको बस बता दिया जाता था ये हाँ, करना है। पहली बार हम स्वतंत्र हुए हैं एकदम। भाई, बंगाल की जनता स्वतंत्रता महसूस कर रही है 4 मई के बाद, तो अब तो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। बात तो सही है, बात सही है। लास्ट 3 साल से जब दीदी ने पूरा पार्टी का कमान अभिषेक बनर्जी जी के हाथ में दे दिया था, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था एक बाहर की संस्था जिसका नाम है आईपैक। और ये संस्था क्या करती थी, ये पंचायत टिकट बांटने के लिए पैसे उठाती थी, जिला परिषद टिकट बांटने के लिए पैसे उठाती थी, ब्लॉक सभापति के लिए पैसे उठाती थी, विधानसभा टिकट में मेरे से 50 लाख रुपए मांगा गया था, कुछ लोगों से तो 5-5, 7-7 करोड़ रुपए मांगे गए। वो और उस संस्था का जो डायरेक्टर था वो अभिषेक बनर्जी की गाड़ी में घूमता था। और अभिषेक बनर्जी जी का ऐसा रुतबा था कि आप सांसद हो या विधायक हो या आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, उनके ऑफिस के लोग, उनके PA, ये लोग ऐसे बर्ताव करते थे जैसे आप उनके बंधे हुए गुलाम हैं। तो ये जो गुस्सा है ये सबके दिल में था। और एक थ्रेट कल्चर था पार्टी के अंदर, कोई लोकतंत्र नहीं था पार्टी के अंदर। थ्रेट कल्चर कैसा था कि जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ही देके बोलना चाहता हूं, जब RG कौर का कांड हुआ तो मेरे जैसे ऐसे और 4 प्रवक्ता, हमने पार्टी को पार्टी के अंदर ही बताया कि ये हमारा कॉन्शियंस परमिट नहीं कर रहा है रोज रोज जाके ऐसा एक कांड को डिफेंड करना। तो हमें बिना बताए मीडिया को, बंगाल मीडिया को बता दिया गया था कि इस 4 प्रवक्ता को हटा दिया गया है।
बाद में फिर हमें बुला लिया गया था, बट बिठा दिया गया था। और अगर आप उस टाइम पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाते, या आप अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे तृणमूल के खिलाफ बात करते, तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो जाती, आपके ऊपर गांजा का केस दिया जाता, आपके ऊपर आर्म्स केस लगाए जाते। तो ये पूरा भय का माहौल था। सीनियर सीनियर एमपीज एमएलएस के साथ ऐसी बदतमीजी, बेइज्जती, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा था कि हम ही युवराज हैं, हम ही मालिक हैं, हम ही बॉस हैं, और आप सब हमारे बंदे हुए गुलाम हैं। हम पार्टी करने आए हैं, किसी के बाप के नौकर थोड़ी हैं। तो ये चीज अंदर में था, पर भय का ऐसा माहौल था कि कोई कुछ बोल नहीं सका। 9 तारीख को मुझे सस्पेंड करने के बाद मैंने मुंह खोला, पूरे तृणमूल कांग्रेस मिलके मेरे को गालियां दी। मेरे परिवार भी तो अंजू जी सोशल मीडिया पे है, वो लोग भी तो सब देख रहे हैं, उनको भी तो खराब लग रहा है। पूरा आईटी सेल को मेरे पीछे लगाया गया था कि इसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट को रिपोर्ट मार मार के उड़ा दो। और आज आई स्टैंड विंडिकेटेड, क्योंकि आज जो बातें मैंने 9 मई को कही थी, आज पार्टी के 3 बार 4 बार के सांसद वो बात बोल रहे हैं, पार्टी के विधायक वो बातें बोल रहे हैं, पार्टी का हर नेता वो बात बोल रहा है। और ममता जी को ये समझना पड़ेगा कि आप स्नेह की वजह से, मोह की वजह से, प्यार की वजह से आप आंख पे पट्टी बांध सकते हैं, बट एक व्यक्ति सही है और पूरा पार्टी गलत है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ममता बनर्जी ऐसी क्या मजबूर हो गई कि पूरी की पूरी पार्टी को, जिसको उन्होंने तिनके की तरह खड़ा किया था, वो पूरी पार्टी सौंप दी भतीजे को 3 साल पहले? ऐसा क्या मोहपाज था उनका? यही भतीजा इतना फेमस क्यों बन गया? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब क्या करोगे? जितना भी परिवारवाद पार्टी आप देखिए, सब में एक ही हाल है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी का हाल एक ही है। पर वही तो बात हो जाता है। एक वरिष्ठ सांसद जो 4 बार की सांसद रह चुकी हैं, काकुली घोष दस्तीदार जी, जो दीदी के साथ 1984 से, मतलब मेरे पैदा होने से पहले दीदी के साथ है, उनको अभिषेक बनर्जी भी नहीं, अभिषेक बनर्जी का पीए फोन करके थ्रेट कर रहा है, ये करो वो करो। तुम ऐसे थोड़ी चलता है। और दीदी का फोटो हट जाएगा तो अभिषेक जी का इतना हैसियत नहीं है कि काउंसिलर इलेक्शन जीत जाए। अभिषेक बनर्जी को लेकर, चलिए, ममता बनर्जी के लिए ब्लड इज थिकर देन वाटर, उनका भतीजा, इसलिए उन्होंने उसको पूरी कमान सौंप दी। लेकिन जब पार्टी के बाकी लोग उनसे शिकायतें भी तो करते होंगे ना कि देखिए युवराज क्या कर रहा है, इसको समझाइए, तो ममता बनर्जी ने क्या आंखों में पट्टी बांध रखी थी? वो सुनती नहीं थी आप लोगों की? यही बात है। बात यहीं पे है कि ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक तो वो मुख्यमंत्री थी तो थोड़ा एक्सेस भी कम हो गया था सबका, और दूसरा चीज है कि उनके आजू बाजू हमेशा 5-6 कैबिनेट मिनिस्टर्स घूमते थे। तो दीदी क्या करती थी, मैं जैसे जैसे पकड़ लीजिए, मैंने जाके एक कंप्लेन किया, दीदी जो मंत्री खड़े हैं उनके साथ, उनको बोलता था, ए रिजू का ये काम देख लो, ऐसे डिप्यूट कर देते थे। और ये जो मंत्री को डिप्यूट करते थे, वो आधा काम करता था, आधा नहीं करता था। अब बार बार तो मैं एक मुख्यमंत्री को जाके इरिटेट नहीं कर सकता, आप समझिए बात को। और पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो कमान था वो अभिषेक जी के हाथ में चला गया था। और वो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि उनके पास पहुंचना तो मतलब केदारनाथ का दर्शन, ऐसा वाला बात हो गया था। और अगर वो भी कुछ बोलते फिर भी हम सुन लेते। उनके पीए, उनके ऑफिस के स्टाफ, वो हमें फोन करके ऑर्डर करते थे। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ये कैसे बर्दाश्त हो? हम पार्टी करने आए हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी है, हमारे लीडर ममता बनर्जी। चलिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उनको हम हर छोटी चीज में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट आप अभिषेक बनर्जी जो हमारे लीडर हैं, आपके पास तो हमारा एक्सेस होना चाहिए। हम आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं कि दादा यहां पर ये गलत हो रहा है, और आपका पीए हमें फोन करके ऑर्डर दे रहा है, ये करो वो करो और ये करो वो करो, और ऐसे हमको चमका रहे हैं, धमका रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ सांसदों को, ये कब तक चल सकता है? ये नहीं चल सकता है। इसीलिए आज ऐसा हालत हो रहा है। अब जब जो गुट अलग हुआ है, वो गुट ये कह रहा है कि ममता बनर्जी हमारी चीफ एडवाइजर बन जाएं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका इस पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी तृणमूल के साथ बने रहने के लिए या अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपने भतीजे की बलि चढ़ा सकती है, उससे किनारा कर सकती है? क्या ऐसे समीकरण बन सकते हैं? देखिए अंजू जी, मैं तो ग्रासरूट पॉलिटिक्स के साथ 15 साल हूं। भले ही मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था पार्टी का, बट मैं तो जमीनी राजनीति से जुड़ा हूं। मैंने राजनीति में बहुत चीजें देखी हैं। राजनीति और सत्ता के लिए
ऐसे बहुत मैंने डिसीशंस देखे हैं पूरे देश भर में जो साधारण हिसाब से संभव नहीं होता है। तो वो क्या सिद्धांत ममता दी लेगी वो ममता दी जानती है, बट मैं आपको इतना कहूंगा कि ममता दीदी आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिला है, करीब करीब 2.5 करोड़ वोट मिला है ममता दीदी को। और ये जो 80 विधायक हैं ये सारे ममता दीदी के नाम पे ही जीता है। और बंगाल का एक अद्भुत चरित्र है अंजू जी, मैं आपको बता दूं कि पार्टी कोई भी हो, जैसे भाजपा को वोट मिलता है मोदी जी के चेहरे पे, कैंडिडेट कोई भी हो, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, या ऋतुव्रत बंदोपाध्याय या संदीपन साय या रिजू दत्ता को वोट नहीं मिलता है। जो वोट मिलता है वो ममता दीदी के चेहरे पे मिलता है। तो बंगाल के 2.5 करोड़ जनता ने अभी भी ममता दीदी को वोट दिया है। तो ममता दीदी के ऊपर है उनको क्या करना है। पर अगर ममता दीदी ने यह सिद्धांत लिया कि हम अभिषेक का हाथ नहीं छोड़ेंगे, अब मुझे तो लगता है दुकान तो बंद ही हो गया, अब साइन बोर्ड हो जाएगा। और दूसरी सिद्धांत तरफ उनको लेना है। और दूसरी तरफ सीआईडी वाला जो फर्जी दस्तखत वाला मामला है, इस मामले में सीआईडी के सामने पेश होना था, उस जिस दिन सम्मन मिला उसी दिन अंडे पड़वा लिए अपने ऊपर अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी के बारे में मैंने ये सुना है कि जब वो घर से निकलकर एयरपोर्ट भी जाता था या कहीं भी तो ग्रीन कॉरिडोर बन जाता था, रास्ते में कोई आता नहीं था, आवाजाही रोक दी जाती थी। क्या सच में ऐसा होता था? हाँ, ये सच बात है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जी को Z+ ब्लू बुक कैटेगरी मिलता था, विच इज इक्विवेलेंट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर भी कहीं ट्रैवल करेंगी तो या करेगा तो उनको भी ग्रीन कॉरिडोर मिलता है। और मतलब Z+ ब्लू बुक कैटेगरी ये होता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को जो सिक्योरिटी मिलता है वही सिक्योरिटी उनको मिलता था। अब दीदी उतना सिक्योरिटी खुद मुख्यमंत्री बन के लेती नहीं थी, ना ही अभी हमारे जो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु दा ना वो लेते हैं, बट अभिषेक जी लेते थे ये सिक्योरिटी। ये सब तो कारण है कि लोगों का गुस्सा। देखिए, मैं आपके चैनल पे बैठ के आपको बाइट दे रहा हूं, आपके साथ पॉडकास्ट में बात कर रहा हूं, मेरे घर पे तो कोई चोर चोर स्लोगन नहीं दे रहा है, मेरे ऊपर तो अंडे नहीं पड़ रहे हैं, मेरे नाम पे तो बंगाल के किसी थाने में FIR नहीं है। मैं तो आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं। कोई तो बोल नहीं सकता कि रिजू दत्ता किसी का जमीन छीन लिया है, रिजू दत्ता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारा पीटी किया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फर्जी पुलिस केस में पकड़ाया है, या रिजू दत्ता ने किसी के घर की माँ बहन के ऊपर हाथ डाला है। नहीं, हम लोग जो परिवार से आते हैं, हम लोग जो एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, हमने पार्टी किया है इमोशन से, तृणमूल से लिया नहीं है। उल्टे हमारा अपना पैसा खर्चा हो गया पार्टी करते करते, तो हमारे ऊपर तो ये सब नहीं हो रहा है। अब सवाल इसी पे होता है कि एक व्यक्ति जो पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, उनका घर जो है वो सेल्फी पॉइंट बन गया, लोग वहां जाके गाली दे रहे हैं। मतलब ऑफिस में किसी का झगड़ा हो गया, वो घर जाने से पहले अभिषेक बनर्जी घर के सामने खड़े होकर 2 गाली देके घर जा रहा है। उसके बाद वो निकल रहे हैं तो उनके ऊपर अंडे चल रहे हैं, उनके घर के बाहर चोट चोट स्लोगन हो रहा है, उनके पास ED CBI के समन्स जा रहे हैं, IT के समन्स जा रहे हैं, CID का नोटिस जा रहा है। तो एक व्यक्ति सही और बाकी पूरा तृणमूल कांग्रेस गलत, ये तो हो नहीं सकता। ये दीदी को समझना पड़ेगा। और यही होता है हर जगह में, जब आप एक व्यक्ति जिसकी योग्यता नहीं है उसको जबरदस्ती सिंहासन पे बिठा दो। ये भारत की राजनीति के इतिहास में ये लिखा है। आप इंदिरा गांधी और संजय गांधी का भी अगर उदाहरण ले ले, तो इंदिरा जी ने भी तो इमरजेंसी के टाइम संजय गांधी जी को बिठा दिया था, और उसके बाद जो होना था वो हुआ, हार गई थी कांग्रेस। इंदिरा गांधी जी को नया पार्टी बनाना पड़ा था, इंदिरा कांग्रेस बोल के। तो बात वहीं पे आता है। चलिए, वो तो उनका फेवरेट बेटा था ना, यहाँ तो भतीजा है। मतलब मैं इसीलिए कह रही थी कि इसी भतीजे पे इतनी मेहरबानी क्यों, इतना लगाव क्यों। लेकिन आपने मुझे कहा कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, वहां तो माँ बेटे की बात थी। और अभी सोनिया गांधी भी अपने बेटे को PM बनाने के लिए क्या क्या मशक्कत कर रहे हैं वो हम सबके सामने है। तो माँ बेटे के बीच में ऐसा रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ बुआ भतीजा है। पर एक चीज और है, ये जितने भी अभी जैसे ED, जब ये खबर आई कि 60 लोग अलग हो गए विधायक और उनको ऋतुपर्ण को बना दिया गया है नेता प्रतिपक्ष, उस वक्त भी ED की टीम पहुंची थी अभिषेक बनर्जी के घर पर, और उनको नोटिस देकर कहा गया है कि 16 तारीख को पेश हो, 15 जून को उनके सामने पेश हो। 15 जून को पेशी है ED के सामने अभिषेक बनर्जी की। लेकिन CID के टाइम में तो उन्होंने अपने पे हमला करवा लिया था। अब आपको लगता है कि वो ED से बचने के लिए भी कोई ऐसा तिकड़म करेंगे, कोई ड्रामेबाजी करेंगे?
देखिए पूरे देश में ऐसे बहुत वाकया है कि जब भी किसी के पास ईडी या सीबीआई का समन आता है तो उसका तबीयत खराब हो जाता है। जब भी पुलिस का नोटिस आता है, जैसे हमारे पूर्व जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी अभी हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूम रहा है, कोई उसका एडमिशन एडमिशन ले ही ले रहा है, क्योंकि उनके उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गया मेसी कांड को लेके, जो कलकत्ता स्टेडियम में हुआ था, आपको पता ही है, उसको लेके। तो ईडी सीबीआई या पुलिस का नोटिस आने से बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जाते हैं। बहुत लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वो तो उनका देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है। पर मुद्दे ऐसे हैं ना कि कभी ना कभी तो आपको जाना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। आप एक लेवल के बाद तो आप भाग नहीं सकते। और अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर ईडी सीबीआई के इतने मामले हैं, कोयला केस, गाय तस्करी, अभी जो नया नोटिस आया ये है टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, सीआईडी छानबीन कर रही है साइन फॉर्जरी। तो कितने से आप भागोगे, कहां तक भागोगे, कितनी बार कोर्ट जाओगे और कोर्ट आपको कितनी बार टाइम देगा? हर चीज का एक लिमिट होता है। तो वो कोर्ट जा ही सकते हैं, वो बीमार पड़ ही सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं, बट कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा। अभी तो उन्होंने 8 जून की तारीख तय की है सीआईडी ने उनकी पेशी के लिए फर्जी दस्तखत मामले में। उस दिन तो वो दिल्ली आ रहे हैं, सुना है, बैठक करने के लिए इंडी गठबंधन के लोगों के साथ। पता नहीं अभी तक वो बैठक सुना तय है हुई मैंने है या भी। नहीं। नहीं नहीं, मैंने भी वही सुना है कि दीदी और अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं दिल्ली 8 जून को, इंडिया गठबंधन का बैठक है। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन टीएमसी तो अब ममता के हाथ में ही नहीं है, तो किस किस हैसियत से वो जाकर वहां पर बात करेंगे, ये भी तो सवाल है ना। घर भी तो संभालना पड़ेगा। ये तो इंडिया देखिए, तो इंडिया गठबंधन में जो वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े पार्टियों के नेता बैठे हैं, वो तय करेंगे। देखिए, अगर ममता बनर्जी जी इस बार जीत जाती इलेक्शन, तो इंडिया गठबंधन की लीडर वही बनती, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पर अभी वो ऐसी बुरी तरह से हार गई है और पार्टी भी उनके हाथ से छीना जा रहा है। अभी कांग्रेस भी उनको कितना इज्जत देगी, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में लेवरेज एक बहुत बड़ा चीज होता है। पॉलिटिक्स में आपका क्षमता क्या है, आपका शक्ति क्या है, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। और फिलहाल आज के डेट में दीदी का हाथ थोड़ा हल्का है, तो इसलिए कांग्रेस भी उनको कितना इज्जत देती है, कितना क्या जगह देती है, वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। रिजू जी, आपने कहा कि जैसे 2.5 करोड़ वोट जो है वो 80 विधायकों को पड़े ममता बनर्जी के नाम पर। लेकिन वो तस्वीर भी याद कर लीजिए, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ममता बनर्जी पहुंची थी केस लड़ने के लिए, तो उनको भी तो चोर चोर के नारे सुनने को पड़े थे। पिशी चोर वहां पर परिसर में बोला जा रहा था कलकत्ता हाईकोर्ट में। और ममता बनर्जी अभी 2 दिन पहले अपनी वो धरने में कह रही थी 177 सीटों पर धांधली हो गई। किस मुंह से कह रही थी? जगह जगह तो उनकी पार्टी के नेता पिट रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर जनता मार रही है। इससे तो पता चलता है ना रिजू जी की जनता में कितना गुस्सा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी या बाकी नेताओं के खिलाफ जो तोलाबाजी करते थे, कटमनी लेते थे। हाँ, ये देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर अगर गुस्सा कम भी है, तो अभिषेक बनर्जी और ये तोलाबाज, ये चोर लुच्चों के ऊपर तो बहुत गुस्सा है लोगों का, ये सीधी बात है। और बात ये है ना कि ये जो दीदी बार बार बोल रही है कि 170 180 सीटों में मेरे साथ खेला हो गया, या इलेक्शन चुनाव आयोग ने चोरी कर ली, इस बात से मैं उस दिन भी सहमत नहीं था, आज भी सहमत नहीं हूं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप आपकी हार को नहीं मानते, तो आपका सारा जो जीत है ना, वो भी फिर गलत हो जाता है। आप तो 24 में जीते, आप 21 में जीते, आप 19 में जीते, आप 16 में जीते, आप 11 में जीते, तो आप तो इतनी बार जीते। तब भी तो चुनाव आयोग ही था और सेंट्रल फोर्सेस भी ही थे। तो तब अगर आप जीत गए और इस बार हार गए, जबकि करीब करीब 94% पोलिंग परसेंटेज हुआ। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं, वो जो इंग्लैंड से टिकट काट के आए इस बार वोट देने के लिए। ये जो लोगों का गुस्सा है ना, ये एक दिन का नहीं है अंजू जी, ये बहुत सालों का, धीरे धीरे धीरे। ये जो आरजी कर में जो कांड हुआ था, मेरे घर के लोग, मेरी माँ, मेरी वाइफ, ये लोग सब रोड पे थे। तो उस टाइम भी मैं आपको बोल रहा हूं, वो सिर्फ आरजी कर घटना को लेके इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ था बंगाल में। ये जो क्रोध है, ये जो आक्रोश है, ये जम रहा था सालों से। जो बेटियों के साथ हो रहा है, जो कुछ लोअर लेवल के तृणमूल के गुंडे कर रहे थे, ये गुस्सा जम रहा था, जम रहा था, जम रहा था। और लास्ट में आरजीकर में जो घटना हुआ, वो चिंगारी थी जिसमें पूरा बस्ट हो गया।
लेकिन ममता बनर्जी के लिए तो सदमा ये भी है ना रिजू जी कि 17 मुस्लिम विधायक जो जीत कर आए हैं वो भी दूसरे गुट के साथ चले गए हैं और वो भी जाकर सबसे ज्यादा वोकल हो रहे हैं। वही ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नतीजों को थोप देती थी हम पर, और उनमें से आधे से ज्यादा तो मंत्री थे ममता के 15 साल के कार्यकाल के दौरान। तो ममता बनर्जी का वो जो पक्का वाला वोट था मुस्लिम, वो भी तो छिटक गया, वो भी उनपे ही लांछन लगा रहा है। देखिए बात ये है ना कि मैं वही बोल रहा हूं कि एक दिन में ये हुआ नहीं है, ये बहुत सालों से ये गुस्सा जम रहा था सबके अंदर। ये जो हाई हैंडेडनेस, ये जो इंग्लिश में कहते हैं द हुब्रिस, ये ह्यूब्रिस की वजह से ये तो जगह पे आ गया। आप कभी भी, हम कहते हैं जैसे मेरी मम्मी मेरे को कहती है कि कभी अपने वाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। हम लोग कहते हैं ना ऐसे घर पे, तो वैसे ही दीदी ने कहीं पे अभिषेक बनर्जी के बात में आके, या दीदी ने भी बंगाल को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको अगर ऐसा कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन को अगर लगेगा कि जनता तो मेरे तरफ ही है, तो मेरे जितने विधायक है, संसद है, ये तो सब मेरे बंदे हुए गुलाम है, जनता तो मुझे ही वोट देगी, तब यही परिणय होने वाला है। जनता को आप कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये मैं कभी नहीं बोलता था, बट तृणमूल के बहुत नेता ये कहते थे कि अरे मुसलमान वोट तो हमारा है। मैं हमेशा, आप मेरा पुराना वीडियो भी नेशनल चैनल में देख सकते हैं, मैंने हमेशा बोला कि मुसलमान वोट किसी की बपौती नहीं है। आज शायद आपको अनमास वोट दे रहे हैं, कल आपको नहीं भी दे सकते हैं। ये जैसे हमारे बंगाल में तो इतना कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होता, बट बिहार में जैसे कास्ट पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो बिहार की कुछ पार्टियों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सोच लिया था कि यादव वोट तो हमें अगले 500 साल हमें ही मिलेंगे। वो भरम जिस दिन टूटा सरकार गिर गई। तो वैसे ही यहां पर भी लोगों का गुस्सा, मैं फिर से बोला हूं, जनरल पब्लिक, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मेन हो या विमेन हो, या किसी भी धर्म का हो या किसी भी जात का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, ओवरऑल इनका गुस्सा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ऐसा आ गया था। तृणमूल कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स, विधायक, और उनसे भी ज्यादा उनके आसपास जो 5-6 सैटेलाइट घूमते थे, जो लोग विधायक से भी बढ़ के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, ये जो गुस्सा था ना, ये पूरा इंस्टीट्यूशन के ऊपर गुस्सा आ गया था। और बंगाल की जनता ने सोचा था तृणमूल को हमको निकालना है, अब जो हो जाए, तो वही हुआ। आप कह रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती थी ममता बनर्जी, लेकिन रिलीजन की पॉलिटिक्स तो करती थी ना, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती थी कि नहीं? मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बंगाल में आज की डेट में भी ममता बनर्जी या बीजेपी का मुद्दा नहीं है। बंगाल में अभी भी, क्योंकि मैं ग्रासरूट पॉलिटिक्स से आता हूं, कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजियन पॉलिटिक्स इतना नहीं है बंगाल में। मतलब बंगाल में कोई भी पार्टी का कोई भी नेता अगर ज्यादा मुसलमान करेगा या ज्यादा हिंदू करेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। पर इस चुनाव में दीदी का एक स्टेटमेंट में पूरा हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर दिया था। जब उन्होंने धरना मंच से कहा था, अगर मैं हट गया तो एक कम्युनिटी 10 मिनट में पूरा खत्म कर देगी। ये एक स्टेटमेंट ने पूरा हिंदू कंसोलिडेशन कर लिया, जिसका जिम्मेदारी दीदी को लेना पड़ेगा। ये सच बात है, जो सच है वो सच है। ममता बनर्जी तो सरेआम धमकाती थी, ये नहीं कहा था कि चुनाव के बाद देख लेंगे, घर के बाहर लगाना पड़ेगा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा, तब उनको मानेंगे। ममता बनर्जी का भतीजा ने जहांगीर खान के एक रैली में क्या कहा था? यही कहा था ना कि जहांगीर ने मुझसे कहा कि एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनाना पड़ेगा 4 मई के बाद, ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत से लोगों को दिल का दौरा पड़ने वाला है जब तृणमूल जीत जाएगी, तो जल्दी जल्दी उनकी क्रिमेशन किया जा सके। ये स्टेटमेंट भी तो ममता के भतीजे ने दिया था। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कुछ नहीं पता था। मैं नहीं मान सकती, ममता बनर्जी अपने भतीजे को कमान देकर क्या बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठ गई? ये बात आपका एकदम बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। पार्टी तो उनकी है, उनको इसका कान पकड़ के उसको बिठा देना चाहिए था कि तुम बोल क्या रहा है, तुम कर क्या रहा है। अगर मैं ये गलती करता तो मेरी माँ तो यही करती ना, मेरा कान पकड़ के बिठा देती कि तुम बोल क्या रहा है, तुम अपना मुंह बंद रखो। और ये जो बातें ना, और लास्ट में ना, चलो पहले का टाइम भी ठीक था, क्योंकि हम भी तो प्रचार कर रहे थे, पूरा बंगाल घूम रहे थे। लास्ट 15-20 दिन अभिषेक बनर्जी जी के जो बयानबाजी आने लग गए ना, ये हम लोग भी अपने अंदर डिस्कस करने लगे कि ये बोल कैसे रहा। कभी नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर दिया, कभी अमित शाह तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो 4 तारीख 2 बजे। अब मैं उस टाइम कहीं और था,
तो मैं ये वीडियो देख के ना, मैं गाड़ी में तब तब तृणमूल हारी नहीं है, मैं गाड़ी में देख के सोच रहा हूं यार, देश के गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा है बंदा। आप ट्वीट कर रहे हो कि आई चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ये आप बोल नहीं सकते। कोई भी राष्ट्र नेता या कोई भी नेता ये बात नहीं बोल सकता, आई चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया टू कम टू फलता। आज क्या हो गया? आज आपकी हिम्मत नहीं हुई आपके कैंडिडेट के प्रचार में जाने में। आप ये नहीं बोल सकते। आपने जो बोला जहांगीर के लिए, हाँ हम शमशान बना देंगे, क्रिमेटोरियम बनाएंगे, हाँ ये सब तो भड़काऊ भाषण था ही, बट लास्ट में ये जो मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह को, अगर हिम्मत है तो रुक जाना। तुम देश के गृह मंत्री को धमका रहे हो। तुम बकायदा आप ट्वीट कर रहे हो, विच इज फॉर पब्लिक नॉलेज, आई चैलेंज द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया टू कम टू फलता। आप क्या बोल रहे हो? किस नशे में हो आप क्या सोच रहे हो कि पूरा बंगाल की जनता आपका बंधा हुआ गुलाम है? आप यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये मतलब मैं खुद बोल रहा हूं आपको, मैं हैरान रह गया था कि कोई व्यक्ति ये बोल कैसे सकता है। और आप सोचिए क्या कह रहे थे कि 4 जून को 12 बजे के बाद देख लूंगा तुम्हें बचाने के लिए दिल्ली से कौन बाप आएगा। ये भी तो सीधे सीधे गृह 4 मंत्री मई को के बाद, हाँ हाँ 4 मई के बाद। तो ये सारी बातें तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ को अभिषेक बनर्जी नहीं, मैं सिर्फ अंजू जी आपको इंटरप्ट कर, सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, तृणमूल का एक सांसद है क्विज मास्टर, वो तो बाकायदा प्रधानमंत्री को नाम लेके बुलाने लग गया। डेरेक और रोज सुबह मैं, आप बोलिए नाम, क्योंकि मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं बोलने जाऊंगा मेरे ऊपर 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन डाल देगा। तो वो तो बकायदा नाम लेके रोज सुबह वीडियो बनाने लग गया। नरेंद्र देश के प्रधानमंत्री है वो। हम देखिए, जब हम तृणमूल करते थे, अभी तो हम किसी पार्टी में नहीं है, जब हम तृणमूल करते थे, आई कैन टॉक अगेंस्ट बीजेपी पॉलिसी, आई कैन टॉक अगेंस्ट बीजेपी गवर्नेंस, आई कैन से कि आप प्रधानमंत्री होके इसको क्यों मंत्री बनाए, ये चोर है, ये रेपिस्ट है, बोल सकता हूं मैं प्रधानमंत्री को नाम लेके नहीं बुला सकता। ये नहीं हो सकता अंजू जी। ये लोकतंत्र में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते आप। वो देश के प्रधानमंत्री है और एक सांसद रोज सुबह उठ के 2 मिनट का वीडियो बना रहा है जहां पर देश के प्रधानमंत्री को नाम लेके बुला रहा है। और आप इसमें एक गहरा बात यह है कि जब पार्टी का सेकंड इन कमांड और एक पार्टी का सांसद जो 4 टाइम का राज्यसभा का सांसद रहा है, वो अगर देश के प्रधानमंत्री को नाम लेके बुलाएगा, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तो वही सीखेंगे और वही बोलेंगे, है ना? तो आप सीख क्या दे रहे हो आपके पार्टी के अंदर में? देश के प्रधानमंत्री को नाम लेके बुलाओ, देश के गृह मंत्री को आप देश के गृह मंत्री के ऊपर टिप्पणी कर सकते हो, बट उनको नाम लेके आप नहीं बुला सकते। ये नहीं हो सकता। आप ये बातें कह रहे हैं रिजू जी, मेरे को तो अभी कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है ममता बनर्जी का। वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर सीएम के तौर पर पीएम मोदी को मोदी चोर, बीजेपी चोर, बीजेपी चोर, ये सब बोल रही थी विधानसभा के अंदर खड़े होकर। आप सोचिए ममता बनर्जी की, मैं पिछले दिनों से, जब से चुनाव चल रहा है, कितने सारे जर्नलिस्ट से बात कर रही हूँ बंगाल के, जो बेचारे अब जाकर बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। और वो तो ये कहते हैं कि आपको तो आधी खबरें पता ही नहीं चलती क्योंकि वो बांग्ला में बोलती हैं, नेशनल मीडिया में तो आती नहीं थी। वो तो क्या क्या अनाप शनाप बोलती, जिसके ऊपर उनका एक बहुत बड़ा गाना भी बन गया है। क्या था वो, मुझे याद नहीं आ रहे, वो 3-4 शब्द जो बोलती थी। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी जब ये बोल रही हैं, तो फिर अभिषेक बनर्जी क्या सीखेगा, जहांगीर खान क्या सीखेगा, कल्याण बनर्जी क्या करेगा, डेरेक ओब्रायन क्या करेगा? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो हुए, ऊपर से नीचे तक। हाँ, 2021 में उन्होंने प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा और अमित शाह जी को उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे अटैक किया था। इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि सब वीडियोस पब्लिक में, डोमेन में है। आप सोचिए, ममता बनर्जी को अगर मैं डिफेंड नहीं भी करके 1% भी अगर ग्रेस देता हूं, बट इनकी क्या हैसियत है? कोई प्रधानमंत्री को नाम लेके बुला रहा है, कोई यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा है, बताइए। अद्भुत बात है। और मैंने, हमारे जो बच्चे हैं जो आईटी सेल वगैरह में है, ये लोग ये तमाशा स्टार्ट कर दिया। मैंने कितनों को फोन करके बोला, यार तुम मर जाएगा, वो देश के प्रधानमंत्री, तुमको पता भी नहीं है उसका हैसियत क्या है। मैं तो वही बोल रहा हूं कि इतने प्रॉब्लम्स थे ना पार्टी के अंदर, कि पार्टी के अंदर से ये तहजीब ही चली गई थी।
तो आप ये सोचो ना कि ममता बनर्जी तो फिर वो गलती दोहरा रही हैं। अभी जो 2 दिन पहले धरना दिया उसमें जिस तरह से उस्मान हादी की मौत के लिए, उसकी मौत का कि वो मारा गया, उसकी हत्या, उसमें वो गृह मंत्री का नाम घसीट रही है, तो एक गलती तो और कर रही है। अब तो एफआईआर दर्ज होगी, तहकीकात होगी, तो ममता का देखिए भतीजा तो ईडी और सीबीआई से बचता फिर रहा है, ममता भी फंसेंगी। देखिए, मैं इसको लेके थोड़ा वक्त दीजिए, मैं खुला बात आपको बोलता हूं। मेरे लिए, व्यक्ति रिजू दत्ता के लिए, मेरे लिए मेरा धर्म भी नंबर 2 पे आता है। पहला है मेरा देश, नंबर 1 मेरा देश, नंबर 2 मेरा धर्म, नंबर 2 मेरी पॉलिटिक्स, मेरी पार्टी। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ममता बनर्जी जी 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का सारा चीज पता है। ये तो रिजू दत्ता ने गलती नहीं किया। उनका ये बोलना मैं कंडेम करता हूं ओपनली। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, क्योंकि मैं इतना साल राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूं एक चैनल का, बीजेपी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता, बंगाल के वरिष्ठ नेता, बहुतों ऐसे के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, और उनके साथ साथ दिल्ली के बहुत सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसे ही एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बीजेपी वॉज डेस्परेट टू विन बंगाल दिस टाइम, उनको बंगाल जीतना ही जीतना है इस बार, जीतना था इस बार। तो मैंने बोला सर ऐसा क्यों, उनका तो 20 राज्यों में सरकार है, बंगाल और एक तो जीत जाते तो क्या होता। बोला नहीं रिजू, ये सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जीत नहीं था बीजेपी के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। और उसके बाद ये, जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बंगाल में प्रचार में आए थे, तो ये लोग बार बार ये घुसपैठिया बोल रहे थे, और हम जिस पार्टी में थे, हमारा लीडर बोल रही थी कि ये घुसपैठिया बोल के तो कुछ है ही नहीं बंगाल में। अब समझिए बात को, है ही नहीं बंगाल में। तो हम तो अपने लीडर की बात सुन रहे, क्योंकि जब एसआईआर हुआ, एसआईआर में भी कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या पकड़े गए, उसका तो कोई लिस्ट नहीं आया। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब मैं देख रहा हूं टीवी पे हजार हजार की संख्या में बांग्लादेशी या रोहिंग्या बॉर्डर के टोल पे खड़े हैं कि हमको घर वापस जाना है। तो यहां पर मेरा, मैं आपको दिल का बात बता रहा हूं, मैं बैठ के 2 सेकंड ये सोच रहा था कि इलेक्शन हर पार्टी लड़ती है जीतने के लिए, कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती हारने के लिए। और हर पार्टी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो इलेक्शन लड़ो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन जीतने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए हम देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। और ये मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार मैं किस पार्टी का हिस्सा था। मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पर मैं अपने देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। रिजू जी, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने वोट की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को खतरे में डाला, कॉम्प्रोमाइज किया उसके साथ? क्योंकि जब ममता बनर्जी चुनाव देखिए हारी, देखिए आवाजें बांग्लादेश से उठ रही थी, 17 करोड़ मुसलमान तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पर लड़ाई कर लो। देखिए मैं डायरेक्ट तो ये बोल नहीं सकता, डायरेक्ट बोल नहीं सकता, पर आप एक चीज समझिए और आपके दर्शक भी समझ जाएंगे। सत्ता परिवर्तन के बाद हकीमपुर बॉर्डर में रोज हजारों की संख्या में बांग्लादेशी वापस घर जा रहे हैं, और वो ये मीडिया के सामने बाइट पे कह रहे हैं, कोई कह रहा है 6 साल, कोई कह रहा है 10 साल, कोई कह रहा है 6 महीना, कोई कह रहा है 2 साल हम देश भारत में रहे हैं, भारत में काम किया है हमने। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि तृणमूल के एकदम छोटे लोअर लेवल के जो नेता है, उन्होंने इनको मदद किया कहीं पे काम दिलवाने के लिए या ऐसे। तो ऐसे हजार हजार बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश में काम कर रहे हैं, हमारे टैक्स के जो पैसे हैं उनसे उनका घर चल रहा है। और ये जो बंगाल की क्षमता में बैठी है, जिनके हाथ में बंगाल का कमान, आला कमान है, उनके पास ये खबर नहीं पहुंच रही है। ये अद्भुत सी बात नहीं है, उनके पास ये खबर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आज तो कोई बोल नहीं सकता कि घुसपैठिया नहीं है बंगाल में। ये तो वीडियो एविडेंस है कि हजार हजार की संख्या में सब वापस जा रहे। तो घुसपैठिया बंगाल में थी, बांग्लादेशी बंगाल में थे, ये तो एस्टेब्लिश हो गया है। अभी अगर ये खबर ममता दीदी तक नहीं पहुंची है, तो इट इज अ फेलियर ऑफ हर इंटेलिजेंस। और अगर पहुंची है और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, देन इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द नेशन। अब किसी भी तरह कोई भी इसका मतलब निकाल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर यही है कि आप भी उस पार्टी में रहे, और जब ये बातें उठती थी, हमको तो सबको पता ही था नेशनल मीडिया में कि वहां क्या हो रहा है। वो कहते ना, दिए तले अंधेरा, मैं तो यही मान सकती हूँ
कि ममता बनर्जी ने तो आंखों में पट्टी बांध ही रखी थी, उनकी पार्टी के लोगों ने भी बांध रखी थी, और शायद वहां पर वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी थी कि जीतना ही है, और वो पक्का वोट बैंक है तृणमूल कांग्रेस का, उसको वो लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा दे दो। आप तो कितने सारे लोगों के तो आधार कार्ड और सब कुछ फर्जी निकले, कितने 30 लाख फर्जी फायदा ले रहे थे स्कीम का, लक्ष्मी भंडार का, उसमें ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के नेता निकले। ये तो सारी लिस्टें अब सामने आ रही हैं। तो आप सोचिए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा था, और आपके दिव्य नैन खुल गए। रिजू जी, मैं ये मानती हूँ 4 मई के बाद बहुत अच्छी बात है, आप जैसे और भी राष्ट्रवादी जो है उनको कम से कम हकीकत तो 4 मई के बाद नहीं, 9 मई के बाद। बात ये ना कि जब मैं एक पार्टी से निकल गया तो तब से आज 4 जून तक समय मिला ना खुद को पूछने का, चीजों को पॉलिटिकल नैरेटिव से बाहर निकल के खुद का दिमाग लगा के देखने का। क्योंकि देखिए, हर पार्टी में जो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भाजपा के हो, कांग्रेस को, कुछ भी हो, जैसे मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके लिए मोदी जी के मुंह से जो शब्द निकलती है वही ब्रह्म वाक्य है। तो हम लोग जो तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, हमारे लिए ममता बनर्जी के मुंह से जो निकल रहा है वही ब्रह्म वाक्य है। बट अभी जब मैं पार्टी से निकल गया 9 तारीख को, तब मैं हर चीज एनालाइज करने लगा कि यार व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। क्योंकि तब उस टाइम में तो मेरा लीडर जो बोल रहा है वही सही है और बाकी सब झूठे हैं। तो अब जब इतना दिन सोचने का चीज मिला, मैंने घर पे बात की, अपने दोस्तों के साथ बात की जो नॉन पॉलिटिकल है, जो राजनीति में नहीं है, तब धीरे धीरे और मेरे जैसे बहुतों को ये समझ में आ रहा है कि लास्ट में ना, ये 15 साल की सरकार में जो लास्ट के 3 साल है ना, इसमें पूरा बंगाल पीछे चला गया। बहुत साल बहुत खराब हुआ ये, बहुत, और ये परिवर्तन बहुत जरूरी था बंगाल के लिए। और क्योंकि बंगाल मेरी मातृभूमि है, बंगाल के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी था, नहीं तो बंगाल खत्म हो जाता। और देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी था ये परिवर्तन। रिजू जी, अब आपको आज की तारीख में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का क्या स्टेटस नजर आता है, क्या भविष्य नजर आता है तृणमूल कांग्रेस में? मैं तो एक सीधा आंसर दे सकता हूं, अगर ममता दीदी ने अभिषेक बनर्जी को छोड़ दिया या पार्टी से निकाल दिया, और उन्होंने अगर कहा कि तुमको जो करना है करो, मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करो, तो ममता बनर्जी के साथ बंगाल के कुछ लोग अभी भी है, वो जुड़ेंगे। शायद वो अपनी राजनीतिक करियर दीदी अपना थोड़ा और खींच ले। बट अगर उन्होंने किसी भी हालत में अभिषेक बनर्जी का हाथ नहीं छोड़ा, तो फिलहाल देखिए, राजनीति में कुछ नहीं बोला जाता, कल कब क्या होता है, कौन कहां चला जाता है, कौन बीजेपी किसको ले लेती, कौन वॉशिंग मशीन में चला जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। पर आज की डेट में जो माहौल है बंगाल की जनता के अंदर, अगर दीदी ने अभिषेक बनर्जी का हाथ नहीं छोड़ा तो दीदी के लिए भी राजनीति दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत गुस्सा है लोगों को, बहुत ज्यादा। तो चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है, क्या होता है अभिषेक बनर्जी के साथ। पहले तो 15 जून को ईडी के सामने पेश होना है, पता नहीं बाहर घूम पाएंगे या नहीं, गिरफ्तारी हो जाए। और ममता बनर्जी पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब दोनों की दिक्कतें तो बढ़ रही हैं। और टीएमसी जो अलग गुट बना है, उसके साथ कितने विधायक और आते हैं ममता बनर्जी के खेमे से, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आपने रिजू जी समय निकाल कर इस विषय पर बड़े बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी, और बहुत कुछ जानकारियां टीएमसी के अंदर की हमें दी, जो कि बहुत सालों से पर्दे में थी, लेकिन अब सब कुछ खुलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।